हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ध्वनि का चौथा पार्ट। ठीक है, इससे पहले ध्वनि के 3 पार्ट आ चुके हैं, आप उसको जरूर देखें। और आज की वीडियो में हम ध्वनि के लक्षण पढ़ने वाले हैं। ध्वनि के लक्षण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, तारत्व और गुणता। साथ ही आज हम डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं कंपटीशन के लिए और क्लास 9 के लिए, दोनों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, तो ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह लक्षण या गुण, जिसके कारण ध्वनि धीमी मतलब कि मंद या प्रबल या फिर तेज सुनाई देती है। ठीक है, जब जैसे कोई ध्वनि हम कहते हैं बहुत ज्यादा लाउड है, ठीक है, तो उसकी प्रबलता अधिक है। किसी ध्वनि को कहते हैं बहुत धीमा आवाज है, आवाज क्या है, बहुत धीमा है, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं, उसकी तीव्रता या फिर प्रबलता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीव्रता या प्रबलता की। ठीक है, अब आगे चलिए कि यह किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वह आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि की तीव्रता या फिर प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करता है। जैसे हम 2 तरंग गुजार रहे हैं, यहां से सपोज कीजिए, यहां से 2 तरंगे गुजर रही है, इसका आयाम ज्यादा है। आयाम किसको कहते हैं, ये जो विस्थापन है इसको तो आयाम कहते हैं ना, एम्पलीट्यूड। तो ये यहाँ पर आयाम ज्यादा है और एक और ध्वनि तरंग है, इसका आयाम क्या है, कम है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के आयाम को अगर देखते हैं तो इसका आयाम अधिक है, इसका आयाम कम है, तो इसमें यह ध्वनि क्या होगा, ज्यादा प्रबल होगा। यह ध्वनि क्या होगा, ज्यादा प्रबल या ज्यादा आवाज वाला होगा। ठीक है, लाउड होगा, ज्यादा लाउड होगा। ठीक है, जबकि इसकी प्रबलता क्या होगी, कम होगी या तीव्रता कम होगी। ठीक है, तो यह निर्भर करता है आयाम पर। साथ ही यह दूरी पर भी निर्भर करता है। किस पर, दूरी पर, लेकिन व्युत्क्रम के रूप में। जैसे कि अगर दूरी बढ़ा देंगे, जैसे कि बहुत ही तेज आवाज बज रहा है लेकिन वो बहुत दूर है, तो क्या होगा, आवाज हमको धीमी सुनाई देगी। ठीक है, तो दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो भी प्रबलता क्या होगा, घट जाएगा, जबकि दूरी घटेगी तो प्रबलता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता पर आधारित प्रश्नों में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर। मूल रूप से आयाम जितना अधिक होगा उतना ध्वनि का प्रबलता क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अब आगे, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो होता है, ध्यान से देखिएगा आप, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, ध्वनि एक ऊर्जा के रूप में गति करती है ना, तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक होता है माइक्रोवाट, जो कि एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं हम। एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप याद रखिएगा, नोट कर ही रहे होंगे आप, और नोट करना ही चाहिए। अगली बात, ये एसआई मात्रक है, लेकिन इसका एक प्रयोगात्मक मात्रक भी होता है। जब हम प्रयोग में इसको मापते हैं आयाम के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं प्रायोगिक तौर पर, तो हम इसको बेल में मापते हैं। किसमें, बेल में। तो प्रयोगात्मक मात्रक क्या हो जाएगा, बेल। बेल लिख सकते हैं या स्मॉल बी लिखिए। ठीक है, तो बेल में मापते हैं। किसमें मापते हैं, बेल, इसे बेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आसानी के लिए बेल के 10वें भाग को, अब बेल का 10वां भाग क्या होगा, डेसिबल। क्या होगा, डेसिबल। तो इसके 10वें भाग को बेल का 10वां भाग
जो कि क्या होता है डेसिबल, जिसको संबोधित करते हैं, मतलब दिखाते हैं डीबी से, डेसिबल में मापते हैं, गति में डेसिबल में ना। तो आप सीधा जानिए कि तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि प्रबलता या तीव्रता का मात्रक अगर पूछे या आपसे यह पूछे कि ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में। इसको डेसिबल पढ़ देते हैं लेकिन लिखा हुआ डेसिबल। तो आप ध्यान रखेंगे कि डेसिबल जो है वो तीव्रता का मात्रक है और माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर भी तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। लेकिन ये एसआई मात्रक है। आपसे एसआई मात्रक अगर पूछे तो ये लगाएंगे, जबकि अगर सीधे कहते हैं कि किसमें मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। अब अलग अलग ध्वनि की तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो उसकी तीव्रता अलग होगी, ठीक है। अगर हम शोर जोर से चिल्ला रहे हैं तो उसका लाउडनेस क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। कोई ट्रैक्टर गुजर रहा है या ऑर्केस्ट्रा बज रहा है तो उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। और इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो आप नोट कीजिएगा कि सामान्य बातचीत की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। अगर जोर से बात करते हैं, जोर से बातचीत करते हैं, ठीक, तो लगभग 50 से 60 डेसिबल। अगर कहीं पर जोर से शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है लोगों के द्वारा, अगर शोर हो रहा है, ठीक, तो वहां पर कितना होता है, तो वहां पर आवृत्ति होती है, मतलब तीव्रता होती है लगभग 70 डेसिबल। कितना, 70 डेसिबल, ठीक है। अगर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं पे, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है तो उसका होता है लगभग 100 डेसिबल। कितना, 100 डेसिबल। अगर हम बात करें जेट विमानों की, उससे भी प्रश्न बनते हैं। जेट विमान, तो जेट विमान जो गुजरता है, ठीक है, इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता होती है वो होती है 150 डेसिबल, 150 डेसिबल। और वहीं हम बात करें कि जो मिसाइल होते हैं, मिसाइल, ठीक है, तो मिसाइलों की जो तीव्रता होती है, ध्वनि, मिसाइलों से जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता होती है लगभग 180 डेसिबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है, और याद भी कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से और यहाँ से बनते हैं, जेट विमान से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, जबकि एसआई मात्रक पूछे तो वो देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक मतलब कि नियमित दिया गया है कि हाँ ये तीव्रता जो होगी वो मानव के लिए सबसे बेहतर होगी। तो WHO के द्वारा दिया गया है 45 डेसिबल मानवों के लिए सबसे बेहतर तीव्रता है। मानव के लिए सबसे बेहतर ध्वनि तीव्रता कितनी है, तो 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। और 70 से अधिक डेसिबल, 70 से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 70 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली जो ध्वनि होगी वो हानि पहुंचाएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, हानि पहुंचाएगी, ठीक है। अगर 100-120 डेसिबल तक चला जाता है ध्वनि तो सुनने वाला बहरा हो सकता है, ठीक है। और अगर 150 ध्वनि दे दिया जाए तो पागल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ये थी ध्वनि की तीव्रता पर आधारित प्रश्नों के जो बनते हैं प्रश्न वहां से। अब हम पढ़ते हैं तारत्व को, ठीक है, पिच। चलिए इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तारत्व। तारत्व क्या होता है, तो ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह लक्षण या गुण जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है, ठीक है, मोटी या तीक्ष्ण
या पतली कह सकते हैं, सुनाई देती है, उसे क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। जैसे पुरुषों की ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है, महिलाओं और बच्चों की ध्वनि कैसी होती है, तो पतली होती है ना, तीखी होती है। मच्छर की भिनभिनाहट तीखी होती है, जबकि शेर जब दहाड़ता है तो उसकी ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है। तो इस तरह से अगर हमको कोई ध्वनि पतली और मोटी सुनाई दे रही है तो उसका मूल कारण क्या है, उसका तारत्व। क्या है, तारत्व। तो आपसे अगर क्वेश्चन बने पूछा जाए, और बना भी बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न, कि ध्वनि मोटी या तीखी, मोटी या पतली सुनाई देती है किस लक्षण के कारण, ध्वनि के किस गुण के कारण, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर आंसर क्या होगा, तारत्व के कारण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तारत्व के बाद इसको हम देखते हैं कि तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो तारत्व मूल रूप से निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति पर। यहां पर लिख देते हैं, तारत्व या पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब कि ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व उतना अधिक होगा। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति जितनी कम होगी, तारत्व उतना कम होगा। ठीक है, और तारत्व जितना अधिक होगा, आवाज उतनी तीखी होगी, तीक्ष्ण होगी। ठीक है, तो इस चीज को भी लिखिए कि अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, अधिक होगी, तथा वो कैसी होगी, पतली आवाज होगी, तथा अधिक पतली ध्वनि होगी या फिर तीक्ष्ण ध्वनि होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे, मैंने क्या लिखा यहाँ कि अधिक तारत्व रहेगा तो आवृत्ति अधिक होगी और वह ध्वनि अधिक पतली या तीक्ष्ण होगी। मतलब कि महिलाओं की ध्वनि पतली है, तो महिलाओं की ध्वनि अगर पतली है तो उसका तारत्व क्या है, अधिक है। तारत्व क्या है, अधिक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों और महिलाओं की जो ध्वनि होती है वो तीक्ष्ण या पतली होती है, क्यों, तो तारत्व अधिक होने के कारण, तारत्व अधिक होने के कारण। जबकि तारत्व घटेगा तो आवाज मोटी होगी, तारत्व घटने पर आवाज कैसी होगी, मोटी। जैसे पुरुषों की आवाज मोटी होती है, क्यों, तो तारत्व कम होता है, तारत्व कम होगा तो मोटा, और तारत्व अधिक होगी तो ध्वनि पतली। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से, और तारत्व निर्भर किस पे करता है, आवृत्ति पे। किस पे, आवृत्ति पे। आपसे पूछा जा सकता है कि शेर की ध्वनि, मतलब शेर की दहाड़, ठीक, और मच्छर के भिनभिनाहट में किसकी आवृत्ति अधिक है या किसका तारत्व अधिक है। तो अगर हम आवृत्ति की बात करें, अगर आवृत्ति की बात करें तो शेर की दहाड़ की आवृत्ति कम है तो तारत्व भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और शेर की दहाड़ की, मतलब मच्छर के भिनभिनाहट की जो आवृत्ति है वो अधिक है तो तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो शेर की दहाड़ और मच्छर के भिनभिनाहट में दोनों को अगर कंपेयर करें तो मच्छर की भिनभिनाहट के तारत्व अधिक होगा। क्लियर, और शेर की ध्वनि, मतलब शेर जो दहाड़ रहा है उसका तारत्व क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम तारत्व को भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणता। ठीक है, गुणता से ज्यादा विशेष प्रश्न नहीं बनते परीक्षाओं में, लेकिन इसको समझना जरूरी है। समझ लीजिए, इसको अगर हम देखें तो ध्वनि का वह लक्षण, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तारत्व और समान तीव्रता की ध्वनि, जिसके कारण समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनि, समान तारत्व की ध्वनि में अंतर सुनाई देता है। ठीक है, ध्वनि की
तीव्रता और तारत्व दोनों समान है, फिर भी आपको दोनों ध्वनि अलग अलग सुनाई देती है, अगर फिर भी दोनों ध्वनि अगर अलग अलग सुनाई देती है तो हम कहते हैं ध्वनि की क्वालिटी, ध्वनि का गुणता। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए, प्रश्न इससे यही बनता है, सेम यही प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि समान तारत्व और समान गुणता, मतलब समान तारत्व और समान तीव्रता के बावजूद भी, समान तारत्व और समान तीव्रता होने के बाद भी ध्वनि में अगर अंतर स्पष्ट हो या अंतर सुनाई दे या ध्वनि अलग अलग सुनाई दे, इसका क्या कारण होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो गुणता। क्या होता है इसका मुख्य कारण? गुणता। तो आपने यहाँ से इन सब तथ्यों को बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब चलिए अगला हमारा है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए डॉपलर प्रभाव को देखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं डॉपलर प्रभाव को। ठीक है, डॉपलर प्रभाव में सबसे पहले ये जानिए कि 1842 में, कब? 1842 ईस्वी में एक मतलब कि फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। ठीक है, क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने क्या किया? तो क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने ध्वनि की आवृत्ति को बदलते हुए प्रतीत किए, मतलब कि बदलता हुआ महसूस किया जब दोनों के बीच अपेक्षिक गति हुई। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यह ध्वनि सुनने वाला है, श्रोता है। क्या है? श्रोता। ठीक है, और एक एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है। ठीक है, एक एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है। तो जब एम्बुलेंस इससे दूर जा रही है, ठीक है, तो इसका जो सायरन होता है, ठीक है, इसके और इसके बीच अपेक्षिक गति है। क्या है? गति है। श्रोता और ध्वनि स्रोत दोनों के बीच क्या है? गति हो रही है ना, ये उधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो श्रोता और स्रोत दोनों के बीच गति है। तो एम्बुलेंस जब दूर जा रहा होता है तो आवृत्ति घटती महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आवृत्ति कम हो रही है। आवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, जबकि एम्बुलेंस जब इस ओर आ रहा होता है तो लगता है कि जैसे जैसे नजदीक आता है एम्बुलेंस, लगता है कि आवाज ज्यादा तीक्ष्ण होता जा रहा है, तारत्व बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब नजदीक आता है तो आवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है। ठीक है, और जब दूर जाता है तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस प्रभाव को, यह जो प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पहली बार अध्ययन या बताया किसने? क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने। इसलिए इस प्रभाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब तरंग स्रोत, मतलब कि ध्वनि के रूप में देखें तो ध्वनि स्रोत, तो जब तरंग स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होगी, मतलब या तो दूर जाए या नजदीक आते रहे। ठीक है, तो श्रोता को तरंग की जो आवृत्ति होगी, मतलब यहाँ से जो तरंग निकल रहा है, चाहे वो ध्वनि तरंग हो, ठीक है, या प्रकाश तरंगों पर भी डॉपलर प्रभाव कार्य करता है। ठीक, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो इस प्रभाव को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सीधा बात यह है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं वो समझिए। पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब एम्बुलेंस हमारे नजदीक आती है, ठीक, जब एम्बुलेंस हर मतलब सायरन बजाते हुए जब हमारे नजदीक आती है तो ध्वनि धीरे धीरे तीक्ष्ण होती चली जाती है, मतलब उसकी आवृत्ति बढ़ती हुई महसूस होती है। किस प्रभाव के कारण ऐसा होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। अगर एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए दूर जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति जो है घटती हुई महसूस होती है, ऐसा लगता है कि ध्वनि की आवृत्ति धीरे धीरे कम हो गई, घट गई। ठीक है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो वो भी डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, यहाँ से ट्रेन को भी लिया जाता है कि ट्रेन अगर नजदीक आ रही होती है तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आती है वैसे वैसे लगता है कि उसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और आवाज ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है। ठीक, जबकि ट्रेन जैसे जैसे दूर जाती है हॉर्न बजाते हुए लगता है कि उसकी आवृत्ति क्या हो गई?
घट रही है। तो ऐसा क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण, क्योंकि इसी में कहा गया है डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत कि जब श्रोता से जो स्रोत है वो दूर जाएगी, ये जरूरी नहीं कि स्रोत ही दूर जाए, हो सकता है श्रोता भी दूर जाए, मतलब दोनों के बीच अगर गति है, ठीक, इससे ये दूर जा रहा है तो आवृत्ति दूर जाएगा तो आवृत्ति घटती महसूस होगी, जबकि नजदीक आएगा तो आवृत्ति बढ़ती हुई महसूस होगी। ठीक है, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत अगर श्रोता ध्वनि स्रोत के नजदीक जाता है तो आवृत्ति घटती हुई महसूस होती है, आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होती है, क्या होती है? तो आवृत्ति बढ़ती हुई महसूस होगी जब नजदीक जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से डॉपलर प्रभाव को भी हमने समझ लिया, इस पर जो प्रश्न बनते हैं उसको भी मैंने बोल ही दिया है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ कोई टॉपिक साइंस में आपको समझ में नहीं आ रहा है या वहां से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट में जरूर प्रश्न लिखें, हम जरूर उसका आंसर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।